बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान ने गिरामी और मेरे मेहमान खुसूसी जनाब अशु लाल साहब, जनाब डॉक्टर गंडापुर साहब और बाकी तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, मैं मशकूर हूँ जनाब अफजाल साहब का कि उन्होंने बताया कि हम किस मौजू पर बात कर रहे हैं। पीपल्स प्रोफेसर्स फोरम 3 साल से मुसलसल वर्चुअली और फिजिकली सेमिनार्स और मकालमे का काम कर रहा है। मैं ये भी अर्ज कर दूं कि हमने 6 ऑनलाइन रिपोर्ट्स अब तक जारी की हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जिनमें ख़वातीन के हवाले से, तालीम के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से, भुट्टो साहब और बेनज़ीर शहीद के हवाले से, और एक हमारा उर्दू का जर्नल भी हमने निकाला था नवाए सरोश, लेकिन फिर बाद में हम और कामों में लगे रहे। तो आज का जो मौजू है वो है आम इंतखाबात और पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल। अब मैंने एक आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल मैं पढ़ के आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली इस आर्टिकल की जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो डीकलोनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के मुआशी, समाजी, सियासी, सकाफती, मजहबी मसाइल की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता जो सामने आता है वो ये है कि 14 अगस्त 1947 को, जैसे अफजाल साहब ने कहा कि वोट के जरिए पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ गया, ये एक हकीकत है कि 45 और 46 के इलेक्शन में जना को 445 नशिस्तें मिली 11 सूबाई असम्बलियों में जो मुसलमानों की रिजर्व थी, और 109 जो असम्बली थी, फेडरल असम्बली की 109 में से तकरीबन 30 के करीब नशिस्तें थी जो उसने जीत ली। मजीद भी कुछ लोग उसमें शामिल हुए तो ये कोई 475 तक जा पहुंची तादाद। तो अल्टीमेटली जो इस्तेमारी ताकतें थीं वो चाहती थीं कि यहाँ तकसीम का एजेंडा मुकम्मल किया जाए, और इस खित्ते को काबू करने के लिए दो मुल्कों का वजूद शायद उनको सूट करता होगा। तो एक थ्योरी ये भी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमने वोट से पाकिस्तान बनाया और वोट से पाकिस्तान को चलाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के साथ अलमिया ये हुआ कि पाकिस्तान जमीनी तौर पर तो एक अलहदा रियासत वजूद में आ गई, लेकिन पाकिस्तान के जो अर्ली मैनेजर्स टू प्रेजेंट मैनेजर्स हैं उनका माइंडसेट कलोनियल ही रहा है, और उन्होंने अपने माइंडसेट को बिल्कुल नहीं बदला। वो जो फ्रांस फैनन ने कहा था ना कि चेंज ऑफ मास्क, ब्लैक फेस व्हाइट मास्क, तो हमारे मुल्क में भी फ्रांस फैनन वाली बात है कि ब्राउन फेस और व्हाइट मास्क वो चल रहा है अभी तक। तो उसके हवाले से मैंने कुछ चीजें यहाँ आप लोगों से, आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। और ये एक बिल्कुल एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि चूंकि हम कहते हैं कि हम नेशनल थिंक टैंक हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी ये सिफारिशात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भुट्टो तक भी जानी चाहिए, जरदारी साहब तक भी जानी चाहिए, बाकी तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं तक जानी चाहिए, और जो मुक्तदरा हल्के हैं उनको भी ये हमारी बात पहुंचनी चाहिए कि हम लोग बासियत एकेडमिशियन, हम लोग बासियत एक सोच रखने वाले, अपने साहब राय होने के हवाले से हम क्या सोचते हैं। तो मैं अपनी गुजारिशात का आगाज करता हूँ, और इसका मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट है, बातें जो हो रही हैं वो इस हवाले से हो रही हैं कि हाउ टू चेंज पाकिस्तान आफ्टर दिस इलेक्शन। और इस इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो आएंगे, जो सियासी जमातें पॉलिसीज पेश करेंगी, तो ये उनके लिए हमारी सिफारिशात हैं, एक तरह से हमारे ये मुतालबात भी हैं, इस पर गौर किया जाए। पाकिस्तान में आम इंतखाबात करीब हैं, तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, ताहम अभी तक सिवाय पीपल्स पार्टी के किसी सियासी जमात ने अपना मंशूर अवाम के सामने पेश नहीं किया है। दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर उंगलियां उठाने में मसरूफ हैं। इस हकीकत के बावजूद कि दोनों जमातें गुज़श्ता मखलूत हुकूमत में शराकत दार थीं, पाकिस्तानी अवाम इस इल्ज़ाम तराशी को सियासी चाल के तौर पर देख रहे हैं। वो इस ब्लेम गेम को, इस इल्ज़ाम तराशी के खेल को कबूल करने से गुरेजा हैं।
पीटीआई ने 9 मई की गलती के साथ साथ सियासी जमातों के लिए दरकार सियासी दानिश की अदम मौजूदगी का इजहार किया और उस वजह से एक ऐसा सियासी बुरान पैदा किया है जिसमें पाकिस्तान की मुक़तदरा पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत होकर सामने आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को कौमी तारीख के बदतरीन मुआशी बुरान का सामना है। ये हकीकत है कि तमाम सियासी जमातें यकीनी तौर पर सियासी और मुआशी बुरान की शिद्दत को समझती हैं और वो इसे हल करने की फौरी जरूरत पर भी जोर देती हैं। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि कोई एक सियासी जमात इसे हल नहीं कर पाएगी और ना कर सकती है। इसलिए वक्त की जरूरत है कि अगली 5 दिहाइयों, मेरा जो सिफारिश है हमारी थिंक टैंक की जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है कि अगले 50 सालों के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी की सूरत में सियासी जमातों को इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। मईशत के चार्टर का अहम नुक्ता नेशनल डायलॉग, कौमी मकालमा, नेशनल कंसेंसस, इत्तेफाक राय के जरिए मुआशी तरक्की के लिए वजह करदा पॉलिसियों के तसलसल को सियासी हिमायत दरकार होगी। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान का कौमी इक्तसादी मॉडल तैयार किया जाए जिसका 75 साल से कोई वजूद ही नहीं है। ये एक बड़ी तलख हकीकत है कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासी सॉरी मुआशी माहरीन गुजरे, उन्होंने हमें कोई अपना नेशनल इकोनॉमिक मॉडल बनाकर ही नहीं पेश किया और पाकिस्तान को इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर चलाने की कोई तब्दील ही नहीं की। तो बदकिस्मती से तमाम पुराने और असरी माहरीन मुआशियात को जो पाकिस्तानी कौमी इक्तसादी मॉडल पेश करने में नाकाम रहे, अब पुराने और असरी माहरीन मुआशियात के पास इस सिलसिले में अपना हिस्सा डालने का वक्त आन पहुंचा है। पाकिस्तानी इक्तसादी मॉडल एक हाइब्रिड कौमी इक्तसादी मॉडल हो सकता है। ये ख्याल मैंने पेश किया है जी चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल के हवाले से। मैं नुक्ता पेश कर रहा हूं कि नेशनल हाइब्रिड मॉडल, वो अपने इकोनॉमिक मॉडल को कहते हैं नेशनल हाइब्रिड चाइनीज मॉडल। तो हम भी उसको कह सकते हैं कि नेशनल पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल। और इसकी बुनियाद सरकारी और निजी शराकत दारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हो सकती है। इस ख्याल पर, इस आइडिया पर एक अलग बहस होनी चाहिए और वो बड़ी लाजमी है। इन्हें पाकिस्तान के अहम मसाइल पर आइए पाकिस्तान के तमाम अहम मसाइल पर एक नजर डालते हैं जो कि तमाम सियासी जमातों की समाजी इक्तसादी तरक्की के लिए मनसूबा बंदी और 50 साला मनसूबा बंदी पर फौरी तवज्जो देने का मुतकाजी है। सबसे अहम मसला है तालीम। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा सर, वो तालीम पर करूंगा, क्योंकि जब तक कोई मुल्क तालीम में खुद कफालत हासिल नहीं कर लेता, जब तक किसी मुल्क का आम शहरी कम अज कम 12 जमातों तक तालीम याफ्ता नहीं हो जाता, वो मुल्क कभी भी मुआशी, समाजी, सियासी, इखलाकी, मजहबी, सकाफती तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों की साफ में शामिल नहीं हो सकते। तो हमारा सबसे पहली जो मेरी सिफारिश है वो ये है कि सबसे अहम मसला है तालीम। जब हम तालीम की बात करते हैं तो इसमें बुनियादी, सानवी, आला सानवी और आला तालीम शामिल है। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम 4 मुख्तलिफ तालीमी स्ट्रीम्स या इदारों पर मुश्तमिल है। सरकारी और नीम सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, मदारिस, चारों मुख्तलिफ किस्म के स्कूल माशरे की समाजी और मजहबी तकसीम का एक बड़ा सबब बन चुके हैं। मजीद ये कि पाकिस्तान में 1947 से तालीम के बजट को हमेशा नजरअंदाज किया गया। अब वक्त आ गया है कि अगर सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने मुल्क को तरक्की देना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी की अशद जरूरत है और हर सतह की तालीम के लिए तालीमी बजट में इजाफा नागुजीर है। तालीम के बजट में अगर इजाफा नहीं होगा और तालीम के बजट के साथ साथ वो मनसूबाबंदी नहीं की जाएगी जिसके जरिए उस्ताद मुतमैन हो, तो आपका निज़ाम तालीम बेहतर नहीं हो सकता। मैं चूंकि खुद उस्ताद हूँ तो मैं आपके सामने एक प्राइमरी स्कूल की मिसाल रख रहा हूँ।
कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर हमारी आम आवाम ये गिला करती है कि जो प्राइमरी स्कूल के दूर दराज के प्राइमरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें शिकायत ये होती है कि जी उस्ताद एबसेंट रहते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस्ताद का ताल्लुक होता है उस स्कूल से 30 40 50 किलोमीटर दूर, और स्कूल के अंदर उसको रिहायश की सहूलत मौजूद नहीं होती। तो उसको जो तनख्वाह आप देते हैं, उस तनख्वाह में जो कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, मैं ये सिर्फ एक मिसाल डॉक्टर साहब आपके सामने जनाब सदर रख रहा हूँ, तो उसको जो कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है उससे वो पूरा नहीं कर पाता रोजाना जाना। नतीजा क्या निकलता है कि वो अपनी मुआशी दगरगू हालत के पेश नजर कोशिश करता है कि मेरी पैसे बच जाए। अगर एक कचहरी बनाई जाती है तो सबसे पहले उसके साथ घर बनाए जाते हैं। एक अस्पताल खोला जाता है, उसके साथ घर बनाए जाते हैं। एक कंटोनमेंट बनती है, सबसे पहले घर बनते हैं। एक जज की कॉलोनी बनती है, जज की दफ्तर बनता है, साथ उसकी रिहायश तैयार की जाती है। तो अगर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में उस्ताद को घर की सहूलत दे दी जाए, तो आप सोचें कि 50 60 किलोमीटर दूसरी तहसील से आने वाला उस्ताद, 4 गांव दूर से आने वाले उस्ताद को रोजाना शदीद सर्दी में, जिसमें आप और मैं रहते हैं, अगर उस स्कूल के साथ 2 कमरों का घर उसके खानदान के लिए दे दिया जाए, तो बाखुदा वो शख्स कभी 1 घंटे के लिए भी एबसेंट नहीं होगा। और वो कभी ये भी नहीं चाहेगा कि उसके वहां से तबादला किया जाए जब तक वो रिटायर ना हो। तो आप अपने अगर निज़ाम तालीम को संजीदा करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उस्ताद को स्कूल के साथ घर मुहैया करें। स्कूल के साथ दिया गया घर उस गांव के बच्चों के लिए वो उस्ताद खुद खींच के उनको वहां लाएगा, और आपके बच्चे पढ़ेंगे, शहर में भी और देहात में भी। ये एक मेरा नुक्ता है जो मैंने आपके सामने पेश किया। पाकिस्तान अपनी सियासी मुआशी हैसियत को तरक्की देना चाहता है, तो जरूरी है कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए इब्तदाई तालीम से आला सानवी तालीम तक बराबरी के साथ मुफ्त तालीम मुहैया की जाए। शायद पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में ये बात शामिल की है, यकीनन की है कि हम मुफ्त तालीम देंगे। इस सतह पर प्राइवेट स्कूलों के निज़ाम पर पाबंदी लगानी होगी, ताकि बच्चों को मसावी मौके के साथ सहूलत फराहम की जा सके। अब आप कहेंगे कि जनाब हम तो रहते हैं न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन के ऐद में, तो तालीम को प्राइवेट क्यों ना किया जाए। अगर तालीम प्राइवेट रहेगी 12वीं जमात तक, मैं ये नहीं कहता कि आप यूनिवर्सिटियां ना बनाएं, प्राइवेट कॉलेजेस ना बनाएं, बनाएं जरूर बनाएं, लेकिन पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक कोई स्कूल प्राइवेट नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि प्राइवेट स्कूल्स की जो मैंने स्ट्रीम्स बताई हैं, जैसे अब नाम लूंगा, बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, फ्रॉबल है, और बेशुमार अलाइड है, पंजाब है, फलाएं फलाएं फलां 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 फला बला बला, ये सारे के सारे अपने मुआशी एजेंडे को पूरा करने के लिए तालीम के लिए आते हैं। ये बच्चों को तालीम नहीं दे रहे, ये माफियाज बन गए हैं और मुआशरे में तकसीम का जरिया बन गए हैं। इसमें ना तबकाती तकसीम बहुत बढ़ गई है। एक तरफ मुकाबले की मुसाबकत की फिजा नहीं रही। वो बच्चे जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, डॉक्टर शुलाल साहब साहब सदर, गुजारिश ये है कि जो गांव का बच्चा, सवाबी का, करक का, फाटा का, बलूचिस्तान का, इंटीरियर सिंध का, आपके मेरे सरायकी और सेंट्रल पंजाब का, जिस बच्चे को आप 10वीं तक उर्दू में पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, 12वीं में आप उसको डालते हैं, अंग्रेजी डाल देते हैं एफएससी के लिए, और आधे से ज्यादा वाश हो जाते हैं अंग्रेजी ना आने की वजह से। फिर जब वो मुकाबले के इम्तिहानों तक पहुंचते हैं, तो उसमें वो उस म्यार पर नहीं होते जिस पर वो पाकिस्तानी कौमी इदारों के मुकाबले के इम्तिहानात में बराबरी कर सके। ये बहुत बड़ी तबकाती तकसीम है, जिसकी वजह से आपके मुआशरे में मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं हो पा रही। अगली बात है जी कि इब्तदाई से आला सानवी तलीम तक तलीमी निज़ाम जमहूरी और जिम्मेदार इंसानों के साथ साथ मुस्तकबिल के आला हुनरमंद पेशावर अफराद की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है। ये तरबियत याफ्ता और काबिल असातिज़ा के जरिए ही मुमकिन है। अब मैं असातिज़ा की तरफ आ रहा हूँ कि असातिज़ा का तरबियत याफ्ता होना कितना जरूरी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद कोई नौकरी ना मिल सके, वो उस्ताद बन जाता है। सरकारी और निजी शोबा उनकी
भर्ती की शर्त है, शर्त के साथ साजगार और महफूज माहौल की पेशकश करता है। यानी अ, चीनी हुकूमत ने, सॉरी पेज आगे पीछे हो गया सर, एक सेकंड रुकिएगा। ये रह गया, इसके नीचे आ गया, सॉरी, आई एम सॉरी, ये पेज दो मिक्स हो गया। हाँ जी, तालीमी और नफ्सियाती काबिलियत को जांचने की जहमत नहीं करते। मेरा कहने का मकसद ये था, जो वो पेज मिक्स हो गया था, कि सरकारी और तालीमी इदारे जब उस्ताद भर्ती करते हैं तो उनकी जो, आप देखें सीएसपी ऑफिसर के लिए तो आपने एक इतना लंबा प्रोसेस रखा हुआ है, लेकिन जब आप कौम के बच्चे किसी के हाथ में देते हैं तो उसको आप जांचने की कोशिश भी नहीं करते कि क्या वो नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर, तालीमी तौर पर इस काबिल है कि उसको उस्ताद बनाया जाए। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट काबिल तारीफ है कि उन्होंने टीचिंग रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कायम की, इसरार शाह साहब ने, कि उस्ताद पहले सर्टिफाई होगा फिर उस्ताद लगेगा। तो ये पूरे सूबों में होना चाहिए, ये मरकज में भी होना चाहिए। और पाकिस्तान में अब ये काम नहीं चलेगा। इसने पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम के म्यार और उसके स्टैंडर्ड को बहुत नुकसान पहुंचाया। सियासी जमातों को इस मसले का नोटिस लेना चाहिए। असातिज़ा की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज, स्कूल इंस्पेक्शन और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कैम किया जाना चाहिए। अगर पहले से मौजूद हैं तो उनको फहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में हमारी नौजवान नस्लों की खातिर एक मुनज़्ज़म तलीमी निज़ाम कायम करने के लिए स्कूलों के मुंतज़मीन यानी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से लेकर आला इंतजामिया जो बड़े ऑफिस में बैठे हुए हैं, कॉलेज इंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वगैरह में, उनको भी इसातिज़ा की तरह सर्टिफाई किया जाए, ताकि तमाम मुअज़्ज़म ममालिक में अपने बच्चों को नफ्सियाती तौर पर परेशान अफराद से बचने का जो निज़ाम है उसकी तरह हम भी नाफिज कर सकें। निसाब को अगले 50 साल जमहूरी इक्तसादी चार्टर से आमांग करने के लिए नजरसानी की जानी चाहिए। आला तालीम निजी और एंटरप्रेन्योरियल सरकारी इदारों का इम्तजाज हो सकती है, यानी सेल्फ सस्टेन्ड इदारे होने चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटियों को माली वसैल को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री मॉडल अपनाना होगा। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री का तावन साइंसी और सनती तहकीक की सकाफत को फरोग देगा। अमली तहकीक के बगैर पाकिस्तान में सनत तरक्की नहीं कर सकती। एक रवादार और समाजी जमहूरी मुआशरे की तामीर के लिए तेजी से मादूम होने वाले समाजी अलूम और ह्यूमैनिटीज को बहाल करना होगा। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर, नरम इमेज बनाने के लिए सकाफती सरगर्मियों को दोबारा तलीमी इदारों में हम निसाबी सरगर्मियों का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, जो कौमी सतह पर मजीद जिंदा और परवान चढ़े। सकाफती सरगर्मियों के अया का ये अमल हमारे मुआशरे में रायज अदम बर्दाश्त इंतहा पसंदाना रवैयों को ख़त्म कर सकता है। मजीद बरा मशरक वस्ता, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया को जरूरत होती है हुनरमंद अफराद, जो जिन्हें हम ट्रेड्स कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स और उसके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के हामिल लोग। तो उनको बरतानिया वगैरह को बरामद करने के लिए बड़े पैमाने पर अफरादी कुवत को बरूए कार लाने के लिए पेशा वराना तरबियत की अशद जरूरत है। लिहाजा पेशा वराना तौर पर तरबियत याफ्ता और अहल हुनरमंद मजदूर और अफराद पाकिस्तान में पैदा करने के लिए वोकेशनल तालीम को आम किया जाए, क्योंकि इनकी बरामद दर हकीकत ज़र मुबादला का सबसे अहम जरिया बन सकती है। दीनी मदारिस को, ये बड़ा अहम इशू है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दीनी मदारिस को बाज़ाब्ता स्कूल में तालीम हासिल करने और किसी भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12वीं जमात पास करने के बाद तुलबा को दाखिला देने का पाबंद होना चाहिए। मदारिस में वालदेन एक मासूम बच्चा जो 2 या 3 4 5 6 साल का होता है, वो उन उलमा के हवाले कर दिया जाता है। फिर वो अपने मसलक के मुताबिक उनकी देन साजी करते हैं और उसका नतीजा है फिरका वारियत। तो इस फिरका वारियत का हाल ये है कि जब तक 12वीं जमात बच्चा किसी स्कूल से पास ना करे
उसको आलिम बनने के लिए किसी मदरसे में दाखिला ना दिया जाए। हाँ, नाजरा, कुरान करीम की तालीम, नमाज, इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये लाजमी है कि दीनी मदारिस के लिए ये असूल यूनिवर्सिटी की तरह यकसान तौर पर लागू हो। जब एक मासूम बच्चा मदरसा के हवाले किया जाता है तो वो इसे अपने मकतबा फिक्र के मुताबिक ब्रेन वॉश करते हैं, जो कि फिरका वरीयत के साथ साथ गैर हुनरमंद पैदावारी शहरियों की तादाद बढ़ाने की वजह बनता जा रहा है। दीनी मदारस के फारिग तहसील अफराद को हुनरमंद भी बनाना है, और ये तब्दीली पुख्ता ज़हन फ्राहम करने की करेगी और आलिम बनने के मौका देगी। अगर वो बेरोजगार नौजवान रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का जरिया बनेंगे। बेरोजगारी नौजवानों का सबसे अहम मसला है, और बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के लिए सरकारी शोबे की सलाहियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए हमें हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एंटरप्रेन्योरशिप की पॉलिसी, जो दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम के तहत एक बेहतरीन पॉलिसी है। जब आपका मुल्क 40 एक न्यू लिबरल कैपिटलिज्म के तहत रहा है, तो फिर आप उनकी वो पॉलिसियां भी इख्तियार करें ताकि आप भी उनका मुकाबला कर सकें। या तो हम कहें कि हम यहाँ कम्युनिज्म जैसा कोई निज़ाम ला सकते हैं, या हम कहें कि हम यहाँ कोई ऐसा इनकलाब लाएंगे। तो जो आप नया इकोनॉमिक हाइब्रिड मॉडल बनाएं, तो उसमें मैरीन इक्तसादियात को ये सोचना होगा कि हम बच्चे की इस तरह तरबियत करें कि वो सरकारी मुलाजमतें तलाश करने की बजाय MPMNAs के डेरों पर चक्कर काटने की बजाय कम से कम वसाइल से अपना कारोबार शुरू करे, और हुकूमत भी उनको सरमाया का फरमाम करने में कोई ऐसी मंसूबा बंदी करे कि वो उनकी निगरानी भी की जाए, वो पैसा जाया भी ना हो, और वो छोटे छोटे कारोबार से देहातों में एग्रो बेस्ड बिजनेस हो सकता है, शहरों में शहरों के लिहाज से हो सकता है। तो स्कूल से अगर ये काम शुरू किया जाएगा तो यूनिवर्सिटी के ऊपर जब बच्चा जाएगा तो अपने वालदेन के ऊपर उसका बोझ नहीं होगा, वो अर्न एंड लर्न के तहत जा रहा होगा। इसकी तरफ सोचने की बेहद जरूरत है। आगे की सोच नहीं है, पीछे वाले निजाम को भूल जाएं कि 50 साल पहले। अभी देखें, मैं अपने बच्चे की फीस का जिम्मेदार हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर मेरे मुल्क में कोई ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग होती जिससे मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी जाकर कुछ ना कुछ कमा भी सकता, तो कम अज कम 50% मेरे कंधों का बोझ, मेरे ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है, वो कम हो सकता था। जो गरीब, बहुत ही गरीब बच्चा है, उसके बारे में सोचें कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 1,52,000, 1,50,000 फीस कैसे पूरी कर सकते हैं। तो इस पर हुकूमत को सोचने की जरूरत है कि हाई स्कूल से ही बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाया जाए, ताकि वो कोई बिजनेस कर सके, वो पढ़ भी सके और कारोबार भी कर सके। इसके बाद अगली बात है जी कि मजीद बरा बेरोजगारी पर के मसले पर काबू पाने के लिए तमाम शोबों में मतलूबा अफरादी कुव्वत की मनसूबाबंदी के लिए यूनिवर्सिटी और सनत को जो जोड़ना होगा, लिंक अप करना होगा। अ, यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि वो अपने तमाम प्रोग्राम ऑफ स्टडीज को बेकार डिग्री का टुकड़ा बनाने की बजाय फायदा मंद उभरते हुए साइंसेज और सोशल साइंसेज में मुंतकिल करें। निसाब को रिवाइज करना बहुत जरूरी। अमर्जिंग साइंसेज जो दुनिया में इस वक्त डिमांड है ग्लोबल इकोनॉमी की, जो आपकी नेशनल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड है, उसके मुताबिक यूनिवर्सिटीज को नए मजामीन मुतारफ करवाने होंगे और सोशल साइंसेज को उनसे इंटीग्रेट करना होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मैशत के लिए भी कारआमद साबित होंगे, जहां पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। मैंने ये नुक्ता आपके सामने इसलिए रखा है मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन कि आप देखें, इंडिया इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा, हम अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं ज्यादातर, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ इंडियंस ना हो, जहाँ इंडिया का बच्चा यूनिवर्सिटियों में पढ़ नहीं रहा और कारोबार या बिजनेस या नौकरी नहीं कर रहा। आप ये देखकर हैरान होते होंगे कि जो बाइडन के पीछे जो स्पोक्स पर्सन खड़ी होती हैं वो इंडिया की। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो स्पोक्स पर्सन है वो इंडिया है, इंडिया का बंदा है। और जो उनकी वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सब के सीईओज की मेजॉरिटी इंडिया से ताल्लुक रखती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये 80 से उन्होंने अपने लोगों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, बच्चों को बाहर भेजा, पढ़ाया, फिर उन्होंने, एक इंडियन जाता है वो अपने गांव के 6 और इंडियंस को बुला लेता है।
तो इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि असा परदेसी न थयूं तो असा तरक्की न करे। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। ये मेरी अपने सराकी वसेब के दोस्तों के साथ इस पर अक्सर डिबेट होती है कि जब तक मेरे वसेब का बच्चा बैन अवी मार्केट में नहीं पहुंचेगा, आप अपने हकूक हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। जब तक पाकिस्तान का नौजवान बैन अवी मार्केट में आईएसओ के म्यार पर नहीं आएगा, आपकी इकॉनमी डेवलप नहीं होगी, आपकी दुनिया में लॉबिंग नहीं होगी। इसलिए इस पर गौर करें कि आपके तालीमी इदारे बाहर की दुनिया के बच्चों को यहाँ लेके आए, यहाँ पढ़ाएं। आपका डॉलर आएगा और यहाँ से बाहर भेजें। उन्हीं डॉलर से आप अपना बच्चा बाहर भेजें ताकि आपका एक कल्चरल और एजुकेशनल डिप्लोमेसी स्टार्ट हो और उससे आप दुनिया में बेहतरीन मुआशी ताकत के तौर पर सामने आएंगे। अब आ गई जी ज़राअत और टेक्नोलॉजी। इससे मुतल्लिक तालीम आम तौर पर मईशत की बुनियाद है। पाकिस्तान ने ज़राअत में अगरचे हौसला अफजा तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद मैकेनाइजेशन और साइंसी ज़राई तरीकों को अपनाने की अब भी बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसी हद तक पाकिस्तान ने क्लाइमेटिक जोन्स की बुनियाद पर जराई खित्ते पैदा किए हैं, लेकिन जब सियासी जमातें अपना 50 साला इक्तसादी और जमहूरी मंसूबा फ्यूचर के लिए बैठकर तैयार करें, तो उन्हें पाकिस्तान को आबो हवा पर मबनी जराई फसलों के इलाकों में तकसीम करना चाहिए, दुनिया के जदीद मुल्कों की तरह। मसलन जहाँ टेम्परेचर कपास को सूट करता है, साउथ पंजाब में, तो वहां सिर्फ कपास और उस मौसम से रिलेटेड फसलें उगनी चाहिए, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री लगनी चाहिए, उससे रिलेटेड जरिए यूनिवर्सिटियों में तालीम दी जानी चाहिए। ये मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। अगर सियालकोट, कालाशाह, काकू, शेखुपुरा, लाहौर, गुजरांवाला तक चावल पैदा हो सकता है, तो वहां चावल के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, वहां चावल का जोन होना चाहिए। अगर पोटोहार में ऑयल सीड पैदा होता है, तो पोटोहार के इलाके में ऑयल सीड के ऊपर बेपनाह रिसर्च होनी चाहिए और ऑयल सीड जोन डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो ये चंद, सिंध है, बलूचिस्तान है, तो मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को ज़राअत को उन खित्तों में अमेरिका की रियासतों की तरह आपको मॉडल इख्तियार करना चाहिए। वहां इंडस्ट्री भी उससे रिलेटेड लगानी चाहिए और वो एक्सपोर्ट जोन बनाने चाहिए। इसके बाद अगली बात यह है कि पाकिस्तानी सियासी जमातों को गैर मुल्की सनतकारों और बिलखसूस ऑटोमोबाइल कारें बनाने, जो मशीनरी की ट्रैक्टर है, बुलडोजर्स हैं, ज़राई मशीनरी है, गाड़ियां हैं, ट्रेनें हैं, हवाई जहाज हैं, इनसे मुतल्लिक जो सनत है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जिसमें आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, और इस तरह की जो बहुत बड़ी आपकी एक इम्पोर्ट्स हैं, उनको चीन के मॉडल पर साजगार माहौल फराम करना चाहिए। चीनी हुकूमत ने गैर मुल्की सरमाए को टेक्नोलॉजी की मुंतकली, ये बड़ा अहम नुकता है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा और फिर डिबेट करेंगे इसके ऊपर, कि चीनी हुकूमत ने गैर मुल्की सरमाए को टेक्नोलॉजी की मुंतकली और चीनी अफरादी कुव्वत की भर्ती की शर्त के साथ साजगार और महफूज माहौल की पेशकश की। चीनी हुकूमत ने मगरबी सरमायाकारों के लिए अपनी दस्तियाब सस्ती मजदूर या लेबर को कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है और इन्हीं चीनी हुनरमंद और नीम हुनरमंद अफरादी कुव्वत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया। तो पाकिस्तानी सरमायादार सामान की दरामदात से छुटकारा पाने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी सस्ती मजदूरी और जमीन पेश कर सकता है। याद रखें, ये तभी मुमकिन होगा जब हमारी सियासी जमातें और हमारी मुक्तदरा वो इत्तेफाक राय पैदा करेंगी और कौम और आने वाली नस्लों के वसी तर मफाद में हर किस्म के अस्करियत पसंद गिरोह और गैर रियासती अनासर पर मुश्तमिल लश्करों का खात्मा किया जाए। कोई भी गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में नहीं आएगा जब तक अमन की फाख्ता हवा में नहीं उड़ सके। अगली 5 दहाइयों में ज़राअत से सनती और सनती से हाई टेक मुआशरे में तब्दील किए बगैर पाकिस्तान खुद कफील नहीं हो सके। दूसरा अहम मसला जो कि तमाम मसाइल की माँ है, वो है एक्सप्लोशन ऑफ पॉपुलेशन। आबादी का धमाका है।
रियासत और सियासी जमातों को आबादी में बेलगाम इजाफे पर काबू पाने के लिए खानदानी मंसूबाबंदी दोबारा शुरू करने के लिए पुरअज़म होकर और बड़े सख्त अज़्म के साथ इस पॉलिसी को नाफिज करना होगा। खानदानी मंसूबाबंदी के प्रोग्राम को शुरू करने की राह में वहद रुकावट मजहबी जहनीत है, जिसे जैल मुल्लाओं की तरफ से गैर जरूरी तौर पर फरोग दिया जाता है, जिसे उलमाए कराम की हिमायत हासिल करने से ही संभाला जा सके। रियासत को मौलाना को कहना होगा कि आप अपने खुतबों में आबादी को कम करने पर जोर दें। दो दफा पॉपुलेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में कामयाबी से चला, एक जनरल अयूब के दौर में और एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। जिया के बाद से लेकर आज तक बड़ा खानदान जिहाद आसान के नारे ने आपकी आबादी 26 करोड़ पर पहुंचा दी। और जब आबादी बढ़ गई है तो उसकी इम्प्लीकेशन अब हमारे सामने है। गुर्बत की लकीर कहाँ पहुंच गई है। बुनियादी इंसानी जरूरियात इंसानों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। तालीम हमारे बच्चों की एक्सेस से बाहर होगी। 1.5 करोड़ बच्चा ड्रॉप आउट हुआ है पिछले साल, जो तालीम छोड़ गए हैं, वालिदैन ने स्कूल से निकाला। और 2 से 3 करोड़ के बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो इस पर गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान के तमाम, अब आते हैं जी सेहत की तरफ। जब तक अच्छा सॉरी मैशत की तरक्की के लिए खवातीन की तालीम और पेशा वराना तरबियत और उन्हें एम्पावर करना, बाख्तियार बनाए बगैर आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। 50% आबादी को घरों में बंद कर देने से, सिर्फ पर्दे और चार दीवारी के नाम पर, और अपने मर्दों को काबिल एतबार ना समझते हुए कि शायद वो सारे बदमाश हैं और औरतों की बेहुरमती करेंगे या उनकी तरफ बदनिगाही करेंगे, तो इस सोच को भी सिर्फ बदलने की जरूरत है। और ये कहाँ से बदलेगी? ये निसाब तालीम से बदलेगी, ये मसाजिद से बदलेगी, और ये घर से बदलेगी। इस पर गौर करने की जरूरत है तमाम सियासी जमातों को कि क्या लाए अमल इख्तियार करना है। लाए अमल हम दे सकते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं, हम पहले कहेंगे कि आप खुद पेश करें। और अगली बात यह है कि जब तक खवातीन मुआशी अमल में अमली तौर पर हिस्सा नहीं डालेंगी, खानदानी और कौमी मालियाती बुरहान हल नहीं होगा। सिर्फ एक बंदा कमाता है और 10 बंदे खाते हैं, और जिन घरों में अब बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा और सिर्फ वालिद कमा रहा है और तालीम भी नहीं है, तो फिर आपके मुआशरे की पर कैपिटा इनकम क्या हो सकती? इस पर गौर करें। स्कूल की सतह पर खवातीन के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग की जरूरत है। बच्चियों बच्चियों को ऐसी तरबियत दी जानी चाहिए कि वो अपने फारिग वक्त में दस्तकारी और इस तरह के दूसरे काम सीख कर अपना कुछ वसैल, कैम वसैल, मुआशी वसैल के लिए खुद कफालत की तरफ जा सकें। यही तरीका स्कूल से यूनिवर्सिटी की सतह तक मर्दों और खवातीन के लिए बराबरी पर अपनाया जाना चाहिए। अब आते हैं जी कि प्राइवेटाइजेशन पर हमारे मुल्क में बहुत जोर है। इदारा तबाह करते हैं ओवर स्टाफिंग से, इदारा तबाह करते हैं सियासी भर्तियों से, और फिर कहते हैं कि ये इदारा नाकाम हो गया है, अब इस इदारे को सिख यूनिट करार दे दिया जाता है, और फिर उसको अपने ही लोगों को बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है, और फिर उस मुहिम के जरिए उनको बदनाम करने के बाद बेचने की तरफ पेशकदमी शुरू हो जाती है और बिलाखिर वो इदारे बेच दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सेहत पर बात करूंगा। मेरा हमेशा ये स्टैंस रहा है कि तालीम और सेहत ये किसी सूरत में भी प्राइवेटाइज नहीं किए जाने चाहिए। ये किसी सूरत में भी आम सनतकार, आम सरमायादार के हाथ में नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि फिर इंसान उसके लिए इंसान नहीं होगा। इंसान उसके लिए कमोडिटी बन जाएगा, जिसकी चीर फाड़ उसके मुनाफे का जरिया बने। तो मेरा नुक्ता नजर और मेरा जो ख्याल है, जो हमारी सिफारिशात हैं, वो ये हैं कि निजकारी की वजह से सेहत की सहूलियात दिन ब दिन महंगी और गरीब मुतवसत तबके के लिए नाकाबिल रसाई होती जा रही हैं। जरूरी है कि अगर 50 साल मंसूबा जो मुआशी और जमहूरी चार्टर होगा, उसमें तमाम सियासी जमातों को इस बात पर मुतफिक होना पड़ेगा
कि सेहत और तालीम सिर्फ रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी, इसकी निजकारी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के तमाम शहरियों को सेहत की बेहतर निगहदाश्त फराहम करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इख्तियार कर लें। अगर आप नेशनलाइजेशन नहीं करना चाहते, निजी सेहत का निज़ाम, सेहत की देखभाल के निज़ाम को सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तवील में ले लिया जाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। हेल्थ पॉलिसी को यकीनी बनाया जाए कि अस्पताल में दाखिल होने की सूरत में मरीज का इलाज तमाम शहरियों के लिए मुफ्त होना चाहिए। इसके लिए कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी इख्तियार कर लें, आपकी इंश्योरेंस कंपनियां सामने आ जाएंगी। हर शहरी को आप हेल्थ इंश्योरेंस, वो इमरान खान वाला सेहत कार्ड नहीं, स्टेट लाइफ की पॉलिसी लानी चाहिए। स्टेट लाइफ की जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसके जरिए कोई ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार किया जाए जैसे कनाडा में है, कि जब आप इमरजेंसी में चले गए तो फिर आप हुकूमत की जिम्मेदारी हो गए, आप जब तक सेहतमंद नहीं होंगे आप बाहर नहीं आए, और रियासत आपका इलाज मुफ्त करेगी। आप बाकी जो ओपीडी वगैरह का इलाज है, ठीक है, वो आप शहरियों को दे दें, गरीब के लिए उसकी हद मुकर्रर कर लें, लेकिन कम अज कम आप सेहत को प्राइवेट करके कसाईयों के हाथ में ना दें। ये मेरी इल्तजा है तमाम सियासी जमातों। पाकिस्तान के तमाम मसाइल बिल वास्ता या बिला वास्ता मालियाती जराए के गिर्द घूमते हैं, जो मुआशी तरक्की के लिए अहम है। सियासी जमातों को आइंदा 50 साल के लिए पॉलिसी बनाना होगी कि सब लोग जो कमाते हैं वो टैक्स पेयर होने चाहिए। टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना होगा। मईशत की डिजिटलाइजेशन का अमल हर कीमत पर नागुजीर हो चुका है। चाहे इन्हीं कुछ वक्त के लिए अपना सियासी सरमाया ही कुर्बान करना पड़ जाए सियासी जमातों को, वो ये काम करके दिखाएं। अगर टैक्स के निजाम को एक छोटे करियाना की दुकान से लेकर एक बड़े सनती इदारे तक डिजिटलाइज कर दिया जाए, तो आईएमएफ का जो तौक हमने गले में डाल रखा है वो हमेशा के लिए उतर जाएगा। सर, मैं कभी कभी मिसाल देता हूं अपने उस एक्सपीरियंस की जो मैंने बीजिंग में देखा है, कि एक आम दुकानदार की दुकान पर भी कंप्यूटर पड़ा होता था। वो आप चीज खरीदते थे तो उसको कुड़ूम करके करना पड़ता था, और वो आपको पैसे दे के चिट देता था, तो उसका टैक्स वहीं उसी दिन कट जाता। ये निजाम जब तक आपके मुल्क में नहीं आएगा, ना आप अशराफिया को कंट्रोल कर पाएंगे, ना आप शाम को लूट खसूट करने वाले डॉक्टरों के अस्पतालों को पकड़ सकते हैं, ना आप उन मुआशी लूट खसूट के मालिक असातिज़ा की एकेडमियों को गिरफ्त में ला सकते हैं, ना किसी और निज़ाम, ना आपकी मुआशी इनकम, जीडीपी और जीएनपी बढ़ सकती है। इसके लिए डिजिटलाइजेशन ऑफ द टैक्स इज एसेंशियल इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। विदाउट दैट यू कांट डू इट। उसके बाद सर अगली बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दरामद है खाम तेल। पाकिस्तान अपनी तवानाई, यानी तमाम एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबे के लिए 90% खाम तेल दरामद करता है। ये दरामद पाकिस्तान के नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनफी तवाज़न अदायगी की बुनियादी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह है। इस हकीकत को जानते हुए भी सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने मुल्क के तमाम शहरों में शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ख़त्म कर दिया। तो अब वो नाकाम हो चुकी हैं इसमें। हर शहरी मजबूर है कि उसके पास अपनी कोई जाती सवारी होनी चाहिए। इसलिए पेट्रोल की जो दरामद है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। और शहरी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की अदम मौजूदगी ने हर शहरी को अपनी नकल व हमल का इंतज़ाम करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे तेल की दरामदाद के बिल में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को तेल की दरामद के बोझ को कम करने और इसकी वजह से गैर मुल्की कर्जों के बोझ को कम करने के लिए हर छोटे और बड़े शहर में एक मुअस्सिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस कायम करने की जरूरत है। ये आप जानते हैं कि आपके मेरे शहर में ओमनी बसें चलती थी आज से 40 साल पहले। जूं जूं वो कम होती गई हैं, आपका इंपोर्ट ऑफ पेट्रोल का बिल बढ़ता चला गया। इसकी तरफ गौर करने की जरूरत। कराची में बहुत अच्छा निज़ाम आया। इस्लामाबाद में बाखुदा आज से 20 साल पहले बेहतरीन बस सर्विस थी, अब नहीं है। अब मेरे पास अगर सवारी नहीं है तो मैं मोटरसाइकिल पर, बाइकिया नामी है एक मोटरसाइकिल हर बंदे ने रखी हुई, उस पे जाऊंगा, या किसी कार पे, या किसी अपनी जाती सवारी के बगैर मैं 4 कदम भी नहीं जा सकता।
तो इस पर गौर करें कि गरीब आदमी के लिए गौर करें, अमीर को भी इसको का फायदा पहुंचेगा। तो अपनी बड़ी गाड़ी का पेट्रोल क्यों जलाएगा अगर उसको बराबरी पे लाया जाए। अगली बात है जी, जहां तक बरामदात का ताल्लुक है, कि जो हमारी एक्सपोर्ट है सर, वो सारी एग्रो बेस्ड है और सेमी मैन्युफैक्चर्ड है, या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्पोर्ट्स है, कटलरी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो आपके इल्म में नहीं है, आपको पता है। जहां तक बरामदात का ताल्लुक है, तो हमें नई मंडियां तलाश करनी होंगी जो हमारी मसनूआत के लिए बेहतरीन मार्केट साबित हों। इसमें अफ्रीका, जनूबी अमेरिका की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और अगर भारत मुस्तकबिल के लिए अफ्रीका में बड़ी सरमायाकारी कर सकता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अगर चाइना वहां पे रेलवे लाइंस बना सकता है, आप भी हिम्मत करें, अपने सरमायाकार को कहें कि जाओ यार वहां जाके सनतकार ही करो। वहां पे माहौल, आपका सफारतकार वहां क्या कर रहा है बैठा हुआ, उसको इसके लिए माहौल पैदा करने की जरूरत है। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान रियल एस्टेट के कारोबार में तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन इससे पीटीआई हुकूमत की जानिब से खसूसी एमनेस्टी बरात दी गई। अगरचे ये एक अच्छा शगुन है, लेकिन रियल एस्टेट के कारोबार ने माली और मालियाती और माहौलियाती एनवायरमेंटल एकोलॉजिकली दो मनफी असरात मुरतब किए हैं। माली तौर पर मुल्क में गर्दिश करने वाली दौलत को मुर्तकिज कर दिया। जब आप प्लाट खरीद लेते हैं, जब आप घर खरीद लेते हैं, तो आप सरमाया मुर्तकिज कर देते हैं, और उसका इर्तकाज जो है वो करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ किसी एक दो तीन लोगों की तो दौलत में, सरमाए के हिस्से तजौरी में तो चला गया, लेकिन दौलत वो गर्दिश से बाहर चली। उसकी जगह अगर फैक्ट्री लगाई जाती, उसकी जगह अगर कोई और काम किया जाता जिससे मजीद पैदावार हासिल होती, तो शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ रहे होते। और बिलवास्ता तौर पर कई मसैल की तरफ ले जा रहा है। उफकी शहरकारी, उफकी शहरकारी, स्काई राइज बिल्डिंग, अमूदी हॉरिजेंटल सिटी प्लानिंग से कम महंगी होती है। इसलिए सबसे बड़े सेवरेज, जब आप अमूदी या हॉरिजेंटली शहरों को फैलाते हैं, तो फिर इन मसैल का सामना हम करते हैं। अमूदी तरक्की, जिसका मतलब है कि ऊंची इमारतों की तामीर को कम करके ज़राई जमीनों के साथ साथ आप जंगलात और बागात का खात्मा कर देते हैं। लेकिन जब आप उफ की तामीर की और उफ की शहरी प्लानिंग की तरफ जाते हैं, तो आप पुराने शहरों की पुरानी बिल्डिंग्स को गिराकर वहाँ स्काई राइज खड़े करते हैं। तो उनसे किन किन चीजों से आप बच जाते हैं। नंबर वन, बड़ा सीवरेज सिस्टम कायम नहीं करना पड़ता। बिजली की सप्लाई लाइन के ऊपर खर्चा कम हो जाता है। गैस सप्लाई लाइन, सड़कें, ट्रांसपोर्ट और पानी की फराहमी की जरूरत कम पड़ती है बनिस्बत अमूदी शहरी तरक्की के या उसके फैलाव के। अब सियासी जमातों को चाहिए कि वो उफ़क़ी शहर की मनसूबाबंदी से अमूदी शहर की मनसूबाबंदी की तरफ जाने की बजाय उफ़क़ी की तरफ जाएं, ताकि मुल्क के कुदरती और मालियाती ज़राए को बचाने के लिए दुनिया का एक आम तामीराती निज़ाम तैयार किया जा सके। 50 साल मनसूबे में पाकिस्तान के कयाम से लेकर अब तक हमारी खारजा पॉलिसी कश्मीर और इंडियन फैक्टर के गिर्द घूमती है। अगर पाकिस्तान और भारत दोनों को मुस्तकबिल की नस्लों की खातिर तनाज़े से बचना है, तो कश्मीर का हल तलाश करना होगा। तनाज़ा कश्मीर की वजह से दोनों ममालिक दिफा पर अरबों खर्च कर रहे हैं। अगर मसला कश्मीर हल हो जाता है, तो दिफा पर खर्च होने वाले ज़राए दोनों ममालिक के अवाम के समाजी इक्तसादी तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और सबसे अहम नुकता ये है, सबसे अहम सिफारिशात हमारी ये हैं कि तमाम पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात और उनके साथ तिजारत इस तनाव को ख़त्म कर देगी जो इक्तसादी तरक्की के लिए मुफीद साबित हो सकती है। पड़ोसियों के खिलाफ दुश्मनी के बयानिए को चार्टर ऑफ इकॉनमी में अमन और तिजारत से बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान को, डॉक्टर रशुलाल साहब, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी दिलचस्पी का मौजू है कल्चर का, कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज
पाकिस्तान को अपने सकाफती विरसे सिंध वादी की तहजीब, गंधारा तहजीब, मेहरगढ़, शुमाली सियाती मकामात और को इंतहाई मुनाफा बख्श सियाहती सनत में तब्दील करने में मदद दे सकता है। अगर बलूचिस्तान और केपीके में तनाज़ात खत्म हो जाएं और वहां अमन कायम हो जाए तो पाकिस्तान इस टूरिज्म से सालाना अरबों डॉलर कमा सकता है। पाकिस्तान अफगान तालिबान और गैर तालिबान अफगानों को कैल करे कि वो अपने तनाज़ात को ग्रैंड नेशनल जिरगा लुई जिरगा के जरिए हल करें, ताकि अफगानिस्तान में अमन कायम हो सके, ताकि उनके पड़ोसी खित्ते में सी पैक जो गेम चेंजर कहलाता है उसे भी अफगानिस्तान के साथ तिजारत और पुरअमन तल्लुकात के लिए फैलाया जा सके। जब पाकिस्तान की सरहदों पर अमन कायम हो तो अमन सिर्फ दो तरीकों से ही मुमकिन है। सबसे पहले पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर, नरम ताकत, कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, तमाम पड़ोसियों से पुरअमन ताल्लुकात और बकाए बाहमी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की पैराडाइम बदलनी होगी। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के साथ ज्यादा देर तक तनाज़ात का मुतामिल नहीं हो सकता। ईरान पाकिस्तान को सस्ती गैस और तेल फराहम कर सकता है। तो किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी में सबसे अहम नुकता होते हैं कौमी मफादात। अगर अमेरिका कौमी मफादात के तहत किसी मुल्क पर हमलावर हो सकता है तो हमारे सियासतदानों को भी पॉलिटिकल विल पावर शो करके ईरान के साथ तेल और गैस की पाइपलाइन का मंसूबा मुकम्मल करना चाहिए और अपने कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान में तवानाई का बुरान और बिजली की बंदिश एक दायमी मसला है। मजीद बरा वापडा में बिजली की चोरी और गैर जरूरी अमला मीशत पर एक बोझ है। इस जैसे इल्जाम का हल तलाश करने के लिए मुस्तकबिल के चार्टर ऑफ इकॉनमी में इस पर संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान को बिजली के लिए बिजली के कौमी शोबे में कमी को पूरे करने के लिए छोटे हाइडल पावर जनरेशन प्लांट्स, काबिल तजदीद तवानाई के वसैल की तरफ बढ़ना चाहिए। बिजली और गैस के प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली की चोरी और वापडा और कुदरती गैस कंपनियों के जैद अमले को आसानी से हल किया जा सकता है। ये प्रीपेड मीटर सिस्टम रिचार्जिंग फ्रेंचाइज बिजनेस की तरगीब से रोजगार में भी इजाफा करेगा। वापडा और कुदरती गैस कंपनियों के जैद मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देकर उन्हें फ्रेंचाइज की तरफ रागिब किया जा सकता है। मजीद हमारी इन कौमी इदारों पर लगाए गए इल्जामात को भी दूर किया जा सकता है। सख्त फैसले के बगैर मीशत को ठीक नहीं किया जा सकेगा। सियासी जमातें अवामी हिमायत से महरूम होने के खौफ की वजह से सख्त इकदाम करने से गुरेज करती हैं। अगर वो इत्तेफाक राय पैदा करें और वोट बैंक खोने के खदशे को चंद सालों के लिए नजरअंदाज करके सख्त इकदाम करें तो मुल्क की मीशत के दुरुस्त होने के बाद हर सियासी जमात का वोट बैंक पहले से कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि वोटर्स की अक्सरियत नौजवान और तलीम याफ्ता है जो आलमी मुआशी निज़ाम से आगाह हैं। वो अपने मुल्क को जदीद अकवाम के बराबर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को दुनिया को ये बावर कराने के लिए अपने अपने सफारती मरकज को फाल करने की जरूरत है। इसे तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए ईरान से तिजारत बढ़ाने, तेल और कुदरती गैस खरीदने, का मसला हल करने और पाकिस्तान की जो एक मशहूर वो जो 7 मुल्क हैं सेंट्रल एशिया के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ईओसी जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यूरोपीय यूनियन के मॉडल पर एक हकीकी इक्तसादी मंडी बनाने में भी अपना किरदार आगे बढ़ाना चाहिए। अगरचे अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादी इस अमल में रुकावट बनेंगे और इलाकाई मामूली मसाइल को बड़े मसाइल के तौर पर सामने लाकर इन इम्कानात को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इक़्तिदार की कशमकश एक संगीन मसला है। पाकिस्तान के मुआशी तरक्की और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की की राह में एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब नौजवान नस्ल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती से पूरी तरह आगाह हो चुकी है। वो सियासी जमातों और हुकूमतों में सही जगह पर सही आदमी और सही पार्टी इंतखाबात के जरिए यानी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के कल्चर को परवान चढ़ता देखना चाहती है। इसलिए सियासी जमातों को
और जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर पार्टी ओहदेदारों का इंतखाब करना होगा, तो पार्टियों में घुसने वालों का दखूल भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मजीद बरा पार्टी कैडर्स की तरबियत जरूरी है। पार्टी में जो लोग ऊपर लाए जाते हैं, नीचे से वर्कर को ऊपर अगर आप तरक्की देते हैं तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ताकि वो सलामती और कौमी मसाइल से मुतालिक मजबूरियों को समझ सके। स्टैब्लिशमेंट को सियासी जमातों से निपटने का अपना मॉडल बनाना होगा। दोनों स्टेक होल्डर्स को बैठकर इत्तेफाक राय पर पहुंचना होगा कि कौमी मफादात की खातिर डिफेक्टो और डिजोर का तनाज़ा खत्म होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि कौमी मफादात की खातिर डिफेक्टो और डिजोर का तनाज़ा खत्म होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट और सियासी कुव्वतों के दरमियान तसादम पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतों को मौके फराहम कर रहा है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को के माइंड सेट को और मजहबी तंजीमों को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करें। अब अ, अब बलूचिस्तान में जो बगावत का तासुर दिया जाता है और जो सियासी इंजीनियरिंग पाकिस्तान के वजूद के लिए एक शदीद खतरे का बहस बन रही है। पाकिस्तान का 9/5 का यानी 9 मई को जो सलामती को बुरी तरह से खतरा लाक हुआ, 20वीं सदी के असूल और इकदार सियासी जमहूरी कुव्वतों, सिविल सोसाइटी और मुक्तदरा दोनों से मुतालबा करते हैं कि वो आइंदा नस्लों के साथ जमहूरी पाकिस्तान की खातिर आईनी और सिविल बालादस्ती को कबूल कर लें। सिविल बालादस्ती पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेकाम और मजीद मोहब्बत, प्यार और हिमायत लाएगी। सिविल सर्विस की भर्ती और तरबियत के निज़ाम में 21वीं सदी के डिजिटल दुनिया की जरूरियात के मुताबिक अहम तब्दीलियों की जरूरत है। सिविल सर्विस के ढांचे को एक हकीकी पब्लिक सर्वेंट सिस्टम बनाने के लिए इसे खत्म करना होगा और इसे रिस्ट्रक्चर करना होगा। तमाम सरकारी दफातर की डिजिटलाइजेशन नागुजीर है। नौ आबादियाती मॉडल और जहनीत पर मबनी नौकरशाही की तरबियत पर पाकिस्तान के लिए खतरा और ये नाकाबिल कबूल है। सिविल ब्यूरोक्रेट्स टैक्स दहंदगान की से तनख्वाहों और भारी जो है मराहत वसूल करते हैं, लेकिन वो इज्तमाही आकाओं की तरह बर्ताव करते हैं। उन्होंने समाजी इक्तसादी तरक्की और खिदमात को गैर मुअस्सर तरीके से फराहम करने में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि अब प्राइवेट अकेडमियां CSS और PAC के इम्तिहानात के लिए माफिया का किरदार अदा कर रही हैं। CSS और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात की तरक्की के लिए प्राइवेट अकेडमियों ने तलीमी निज़ाम और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के और प्रोविंशियल सर्विसेज कमीशन के भर्ती के निज़ाम की साख पर शकूक व शुबात पैदा कर दी हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी ने बुरी तरह सियासत की है। निज़ाम की तश्कील नौ के जरिए इसे गैर सियासी और डिजिटलाइज करने की जरूरत है। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, सिविल ब्यूरोक्रेसी बराबर की जिम्मेदार है जमहूरियत की नाकामी और जमहूरियत के खराब करने में। आखिर पर मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 सालों के दौरान तेजी से पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है और सेंट्रीपीटल फोर्सेस को कमजोर करने में का मौका मिला है। लिहाजा दोनों के दरमियान मकालमा होना चाहिए ताकि बलूचिस्तान में, क्वाटा में और दूसरे इलाकों में जो जंग जारी है उसको रोका जा सके और मुल्क के अंदर अमन लाया जा सके। अगर इंतजामी तकसीम की बुनियाद पर नए सूबे बनते हैं तो सियासी जमातों को एक पेज पर लाकर एस्टेब्लिशमेंट को साथ बिठाकर इस मसले का हल निकालना होगा। और पाकिस्तान में जितनी ज्यादा छोटी इंतजामी इकाइयां होंगी उतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की होगी और लोगों के मसाइल जल्दी हल होंगे। आखिर पर मैं ये अर्ज करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल ने भी मनफी किरदार अदा करने का ठेका ले रखा है। रेटिंग सिस्टम ने सच्ची साफत के असूलों और इकदार को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी मुआशरे में मीडिया की कमर्शलाइजेशन, जहां पैसा कमाना ही हर साफी के लिए साफत का वैध असूल हो, तो चंद एंकर पर्सन के इस रुझान और तसल्लत ने खबरों की एडिटिंग और तस्दीक की रिवायत को यकसर खत्म कर दिया है। उन्होंने हकीकी मसाइल को पेश करने की बजाय जाती गंदे मसाइल, शख्सियात परस्ती पर बहस करने के कल्चर को जन्म दिया है। अगर रियासत और हुकूमत
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कुछ इकदाम करती हैं, तो मीडिया हाउसेज नाम नेहाद आज़ादी इज़हार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सूरत हाल का इस्तेसाल शुरू कर देते हैं। इस बेकाबू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने और फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के ने कौमी मफादात और मुल्क की समाजी मुआशी काफती इकदार को तबाह किया। कम सलाहियत वाले शुरा के साथ ज़हनी मियार से गिरे हुए टॉक शोज भी समाजी सकाफती और सियासी इकदार और रसूलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा आने वाली हुकूमत को अपनी विल पावर शो करके कम अज कम एक कोड ऑफ कंडक्ट इखलाकियात का दायरा मुतयन करना होगा कि किस तरह कौमी मफादात, समाजी असूल, नॉर्म्स, वैल्यूज को नजरअंदाज मीडिया पर नहीं किया जाएगा। यकीनन ये तजिया तमाम मसाइल का अहाता नहीं करता और इसका हतमी हल भी पेश नहीं करता। ये तजिया ज़मीनी हकैक पर मबनी है। ये दानश्वरों, टेक्नोक्रेट, सियासतदानों को इस मजमून में जेर बहस मसाइल और इनके हल पर खुली बहस की दावत देता है। उम्मीद है कि ये तजिया और कौमी मसाइल के हल के लिए इन इकदाम करने की कोशिशों को तमाम सियासी जमातों के मंशूर में मजीद जेर बहस लाया जाएगा और 50 साल के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकॉनमी पर एक फ्रेमवर्क फ्राहम करेगा। ये शोबा, ये तजिया वसी पैमाने पर आपको सोचने का मौका फराहम करेगा। आप मेरी राय से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ करने का हक रखते हैं। आपकी इस समात के लिए मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, और अगर सवाल जवाब करने हैं तो मैं तब भी हाजिर हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर बहुत बहस की जाए और इस पर मजीद इनपुट दिया जाए। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी साहब। आपने हमेशा ही बहुत थॉट प्रोवोकिंग ख्यालात का इजहार किया है, और इस फोरम के जरिए कौम को, रियासत को आपने सोच विचार के हवाले से एक नहायत अहम निकात से आपने उन्हें फराम किए हैं। तो आज का आपका लेक्चर जो मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में बहुत माइन्यूटली चीज़ों को भी आपने टच किया है। ये इस और ये हकीकतन इस हवाले से गुफ्तगू बहुत आउट क्लास गुफ्तगू है कि आपने आज का जो हमारा मुल्क का में इंतखाबी माहौल में सियासी जमातों की जो जिम्मेदारी है, जो आवाम जिन चीज़ों के लिए तरस रही हैं, उन तमाम निकात के हवाले से आपने कुछ न कुछ टच किया है, और उसमें सोचो विचार के लिए आपने मवाद फराहम किया है। तो इससे पहले कि मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ हजरात को इस गुफ्तगू में शामिल करूं, और मैं ज़ाती तौर पे एक थोड़ा सा मैं अपने ख्यालात के इजहार की इजाज़त चाहूँगा आपसे कि गुजारिश ये है कि अगरचे मैं, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर नासिर बुखारी ने कोई ऐसा पहलू जो ना वो तशना नहीं रहने दिया, लेकिन एक कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो उसके ऊपर भी जो ना ज्यादा गौर व फिक्र की जरूरत है, पाकिस्तान में खासतौर पे। जैसे मैं समझता हूँ कि 1 दिसंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल पार्टी के क्याम के मौका पर चेयरमैन, बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने जो मैनिफेस्टो दिया था, उसका एक मेन स्लोगन था, ताकत का सरचश्मा अवाम है। और अंदाजा कर लें कि ये इशू आज भी उसी तरह ही है, उसी तरह। और इस अवाम को की ताकत को तस्लीम ना करने की वजह से सिर्फ 4 साल बाद हमने मुल्क तोड़ दिया। उसके बाद आज तक 71 से लेके 72 से लेके आज तक हमने बहुत तजर्बे किए, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, नुकसान उठाते जा रहे हैं, लाशें उठाते जा रहे हैं, खून बहाते जा रहे हैं, लेकिन इस चीज को तस्लीम करने से जो ना गुरेज कर रहे हैं, कि बचना चाहते हैं कि ताकत का सरचश्मा वहां। मैं समझता हूँ हमारे आज के जो हमारे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान के जो अवाम है, उसका बुनियादी मैं समझता हूँ इशू ये है कि ये एक ट्रैक के ऊपर भी तब आ सकती है कि जब इन चीजों को तस्लीम किया जाए, बुनियादी इसूलों को तस्लीम किया जाए कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, आइन जो है ना वो सुप्रीम है, स्टेट जो है ना
जो जो दुनिया की मुस्तनद तारीफ है, स्टेट वही है, ना कि नॉन स्टेट, जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने भी ज़िम्न जिक्र किया एक फिक्रे में, कि ये वाहिद स्टेट है कि जिसके हवाले से दुनिया की ताकतवर तरीन कुव्वत, बालादस्त कुव्वत, दुनिया को चलाने वाली कुव्वत, अमेरिका की जो ना सदारती उम्मीदवार और एक सदर की बीवी और सदारती उम्मीदवार और वजीर खारजा हेनरी क्लिंटन को भी ये मिसाल देनी पड़ी कि डीप स्टेट क्या होती है। उसने बोला डीप स्टेट की मिसाल उसने पाकिस्तान से। तो मैं चाहता हूँ, तो ये भी इशू है अवाम को, कौम के लिए, इंटेलिजेंशिया के लिए, कि कम से कम ये पाकिस्तान पे ये क्या बला है, क्या आसेब है कि जिसका साया है, जिसमें हमारी सारी कुफ्तें, हमारी सारी तवानाइयाँ, हमारी सारी ख्वाब, हमारी सारी ख्वाहिशें वो बर्बाद होती जा रही हैं। तो इसके साथ साथ एक और इशू है। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि मुल्क में इंतजामी तौर पे जो है ना इसको यूनिट बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा सा नजरअंदाज करके असल जो हकीकत है, पहले इस मुल्क में अकाइयों को तो तस्लीम किया जाए, पहले इस मुल्क में कौमियतों को तो तस्लीम किया जाए, कौमियतों को हकूक दिए जाए, उनकी बुनियाद पे सूबे बनाए जाए। तो मेरे ख्याल है इंतजामी तकसीम की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप क्यों जनूबी पंजाब कहते हैं, जनूबी पंजाब, व्हाट मीन जनूबी पंजाब, सराकिस्तान क्यों नहीं कहते? सराकी कौमियतों को तस्लीम करने में शर्म क्या है, झिझक क्या है? क्या हजारों साल से वो जमीन सराइकियों की नहीं है? क्या वो सूबा सराइकी, वो इलाका सराइकियों का नहीं है? उनको आप एक इकाई तस्लीम करें, एक कौमियत तस्लीम करें, उनका यूनिट बनाए, आप देखें कितना बैलेंस और क्रिएट हो जाता है। इंतजामी तकसीम जो है ना, ये एक मखसूस कुतों का ये स्लोगन है, जिन्होंने इस मुल्क में हमेशा से इस हवाले से अदम इस्तेहकाम पैदा किया है। उन लोगों में अभी आप फरमा रहे थे हम गैर रस्मी गुफ्तगू में कि इस्लामाबाद में डेमोक्रेसी चेंज होगी। इसी तरह आप कराची का देखें, कराची में जो ना सोचे समझे मनसूबे के तहत वहाँ डेमोग्राफी चेंज की गई, और वो लोग जो है ना ये स्लोगन लगाते हैं कि जी इंतजामी सूबा बनाया जाए। सर सिर्फ ये कि उनके पास एक आवाज आ जाए, उनके पास कि वो किसी कौमियत से एक इलाका छीन लें, एक पूरा जो है ना वसाइल से भरा इलाका, एक बंदरगाह, एक साहिल छीन लें, और गुमाश्तगी करें एस्टेब्लिशमेंट की, नॉन स्टेट एक्टर्स की, और इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने वालों की। तो इसके साथ मेरे ये दो तीन अहम पॉइंट्स है। तो उसके साथ मैं अब गुजारिश करूंगा कि तमाम मुल्ज़िम स्कॉलर्स से, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं सबसे पहले डॉक्टर जकाउल्ला गंडापुर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी साहब हमारे मरकजी सदर के लेक्चर के हवाले से, और दूसरी तौर पर मुल्क में मौजूदा हालात में इंतखाबात के तनाजर में जो सियासी, समाजी, सकाफती एजेंडा हो जाना चाहिए, उस हवाले से अपने हमें मुस्तफीज बनाए। जनाब डॉक्टर जकाउल्ला गंडापुर। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने आज जो प्लान पेश किया, जो नुकात पेश किए, वो बड़े अहम हैं और ज़मीनी हकायक है ये। और जिस तरह उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासी जमातों को भी, अहल फ़िक्र को भी, अहल दानिश को, टेक्नोक्रेट्स को और हमारे इदारों को इस हवाले से सोचना चाहिए और इस पर मकालमा करना चाहिए और उसकी अमली सूरत निकाल लेनी चाहिए। थिंक टैंक का काम तो यही है कि उन्होंने खासकर तालीम के हवाले से, फिर सियत के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से, फिर सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली के हवाले से बड़ी माकूल बातें की। और उस पर बिल्कुल अमल हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इन बातों पे अमल करने के आगे हैं, रुकावट बने हुए हैं और उसको अमल नहीं करना चाहते उस पर। अच्छा, जहाँ तक इलेक्शन के हवाले से बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मरबूत किस्म का प्लान है जो इन्होंने पेश किया है, और इस पे मजीद दोस्त गुफ्तगू कर सकते हैं। चूंकि वक्त की भी कमी है, तो मैं सिर्फ एक दो बातें करूंगा। कि एक तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की प्राइमरी एजुकेशन की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है कि जब ये सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से और इदारों के हवाले से कमेटी बनी थी, तो मैं उस वक्त पावर सेक्टर सर्विस में था, तो मैं भी एक दो इसमें शरीक हुआ मीटिंग्स में।
तो मैंने फिर वो जो साहब थे, वो सिविल सर्वेंट थे, उस कमेटी काउंसिल के सरबराह, तो मैंने उसे कहा कि ये जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, इसको सिविल सर्विस ही का हिस्सा बना दिया जाए। प्राइमरी स्कूल का टीचर जो है वो थ्रू कम्पिटिटिव एग्जाम आना चाहिए। और ताकि एक एग्जेम्पलरी, जिस तरह उन्होंने कहा कि रिहाइश की, मैं समझता हूँ कि सिर्फ रिहाइश नहीं, उसकी इतनी एग्जेम्पलरी जॉब हो कि माँ बाप अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल टीचर बनाए, कि मेरा बच्चा जो है वो प्राइमरी स्कूल टीचर बने। बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह माफिया की बात की, तो बस ये एक फजा चल पड़ी हमारे मुल्क में। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, किसी भी इदारे में चले जाएं, आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, और आपसे झगड़े के लिए, आपकी ना करने के लिए, आपका काम न करने के लिए हर एक बंदा तैयार बैठा हुआ है। तो वो जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि पढ़ना लिखना चाहिए, तो उस हमें नुकसान तो उन अनपढ़ों ने नहीं दिया, हमें तो नुकसान उन पढ़े लिखों ने दिया जिन्होंने तालीम हासिल की, उन्होंने हमें नुकसान दिया है। और सिविल सर्वेंट्स में या इदारों में या हमारे सियासी जो हमारे पेशवा हैं, वो कौन लोग हैं? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जो हमें आगे नहीं जाने दे रहे। बुखारी साहब ने पावर सेक्टर को टच किया। पावर सेक्टर में ये एक अलहदा इशू है जिस पे फिर एक दफ़ा अलहदा से भी हम बात करेंगे। और उसमें जो उन्होंने एक दो तजावीज़ दी हैं, एक तो मैं ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो वापडा कह दें या डिस्कोस कह दें, वापडा एक्स वापडा कह दें, तो इसमें ओवर स्टाफिंग नहीं है। जिस तरह पीआईए की बात हो रही है, तो हमारे जो वहाँ के जिम्मेदार अफसरान हैं वो ही रोना रो रहे हैं कि खुदा के लिए कोई भर्ती की जाए, कि यहाँ पे बिल्कुल ही स्टाफ नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, ये जो पावर सेक्टर अब इस नहज पे पहुंच चुका है। अगर आप वापडा को न तोड़ते तो शायद इस नहज पे न पहुंचता, लेकिन चूंकि आपने वापडा तोड़ दिया, फिर आपने उसमें तब्दीली, एक्ट में तब्दीली ले आए, फिर उस अथॉरिटी को खत्म कर दिया एक अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट के हवाले से। तो जब आपने ये डिस्कोर्स बना ली, तो फिर इसका जो हेड है या इसकी जो डिसीजन मेकिंग है, वो भी प्रोफेशनल्स के हाथ में होना चाहिए। आपने बजाय प्रोफेशनल्स को ये देने के, आपने नॉन प्रोफेशनल को ऊपर बिठा दिया, तो जिसका ये नतीजा निकल रहा है। अब उसका सिर्फ और सिर्फ यही इलाज है कि उसकी प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। और वो प्राइवेटाइजेशन ऐसे नहीं हो सकती, बहुत ही मुश्किल काम है पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन। वो इसलिए कि वो अचानक नहीं हो सकती, वो हिस्सा के तौर पे होगी। मसलन इस्लामाबाद ही को ले लीजिए, तो पूरा इस्लामाबाद प्राइवेटाइज नहीं हो सकता। तो एक सेक्टर को जो है वो बुखारी साहब ले लेंगे, अफजाल साहब ले लेंगे, और साथ ही गवर्नमेंट की सपोर्ट रहेगी, तो वो एक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाएगा। फिर वो मुकाबले में आएगा, क्योंकि बिजली खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। फिर उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है, क्योंकि वो जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, जाहिर बात है कि उनके हाथ में कोई बंदूक या उसके हाथ में कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि जो मिस यूजर्स हैं, जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली को, तो वो उस पर काबू पा सकें। तीसरी बात यह है कि उसके टैरिफ को सस्ता करना है। अब टैरिफ को कैसे सस्ता किया जा सकता है? वो टैरिफ इस ऑयल पे सस्ता कभी भी नहीं होगा, इन टैक्सेस के हवाले से नहीं होगा, जब तक कि आप हाइडल की तरफ न जाएं और उससे बिजली पैदा न करें। इसके अलावा भी और इंतजामी काफी बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन में, आप इस वक्त प्लानिंग कमीशन में चले जाएं, आपको एक भी प्रोफेशनल नहीं मिलेगा, सब ना प्रोफेशनल बैठे हुए। फिर आपने इंडस्ट्रियल और एकेडमिया लिंकेज के हवाले से बात की है। मैं चूंकि केपी में जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, तो मैं उनकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एकेडमिया इंडस्ट्रियल लिंकेज का मेंबर हूँ। और उसमें कई मीटिंग्स होती हैं। वो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो उस लिंकेज के हवाले से अपने क्वालिफिकेशन बनाने के लिए मीटिंग्स तो कर लेते हैं, लेकिन ना कोई वाइस चांसलर, न कोई उनके कॉलेज का हेड, न डीन कभी उठकर वो किसी इंडस्ट्री, किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं जाता कि जाकर वहां उनसे बात कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके हवाले से उनकी जो एक्सपर्टीज है, तो वो आगे आ सकें। तो वो एक बहुत मजबूत सिस्टम है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। तो वो जो उसमें खामी है वो इंस्टीट्यूशंस में है, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, जिस पे तवज्जो देनी बहुत जरूरी है। आपने यूनिवर्सिटीज की बात की,
वो फंड के बगैर यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। हमारा एक पश्तो का प्रोग्राम था जिसमें इस यूनिवर्सिटी के हवाले से था, खैबर टीवी पे। तो मैंने उसमें बरबला कहा था कि आप जो एग्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उस पर तो तवज्जो दे नहीं रहे। देखे ना, एक पंजाब यूनिवर्सिटी थी, एक यहाँ पे पिशावर यूनिवर्सिटी थी, हमारी केपी में गोमल यूनिवर्सिटी थी, कराची यूनिवर्सिटी थी। चाहिए था कि वहाँ पे नया निसाब आया जाता, वहाँ के जो टीचर्स थे, नए डिपार्टमेंट्स खुलते। हमने सियासी बुनियादों पे कैंपस तो खोल दिए, वो जो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो हम बढ़ा नहीं सके, उनकी तनख्वाहें, उनकी फंडिंग तो हम कर नहीं सके। उल्टा हमने सियासी बुनियाद पे गली गली हर जगह पे, मतलब अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अच्छा ठीक है, आप इस पे कोई पाबंदी नहीं, वो हमें चीन तक जाना चाहिए पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, अब तो घर से आगे मालिक जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि फिर उनको पैसा तो देना चाहिए, फंड तो देना चाहिए कि ताकि वो यूनिवर्सिटी बाकायदा चल सके। बुखारी साहब ने एक बहुत अहम नुक्ता बयान किया, ये आबादी का और टाउन प्लानिंग का। गुज़श्ता भी उन्होंने एक प्रोग्राम टाउन प्लानिंग के हवाले से किया था, उसमें भी बड़ी लॉजिकल बातें बुखारी साहब ने लास्ट टाइम भी की थी, खासकर इस्लामाबाद के हवाले से भी। उस वक्त मैं सफ़र में था और मैंने भी एक दो बातें की थी। तो उसमें यह है कि टाउन प्लानिंग, हमारे यहाँ टाउन प्लानर्स को अहमियत नहीं दी जा रही। अब आप देख लीजिए, कितना बड़ा मोटरवे है, इसकी अपनी एक इंजीनियरिंग है, इसकी अपनी ड्राइंग है। हमने मोटरवे NHA के बजाय हमने नॉन प्रोफेशनल के हवाले कर रखा। अब उस मोटरवे को जांचने के लिए, मोटरवे की ट्रैफिक के लिए, मोटरवे के उन असूलों को पुलिस कंट्रोल कर रही है। जो टाउन प्लानर है, जो उस हाईवे का इंजीनियर है, वो बैक पे चला गया। अब आपके यहाँ इस मुल्क में आपने जमीनों की बात की, ऐसी सी जगह हैं कि कई शहर बसाए जा सकते हैं। मैं अक्सर कहा करता था कि डेर इसमाइल खान और बन्नू के दरमियान तकरीबन 90 मील का फासला है, और ये बिल्कुल बैरन है, और इसमें वो जमीनें हैं और खाली है। तो यहाँ एक इस्लामाबाद की तरह एक नया शहर, एक और नया शहर बसाया जा सकता है। इस तरह पंजाब में अल्लाह ने बड़ी हमें जमीन से नवाज रखा है, यहाँ नए शहर बन सकते हैं। हम नए शहर बनाने की बजाय, उसमें वो फैसिलिटीज देने की बजाय, टाउन प्लानिंग करने की बजाय, हम उल्टा इसी को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। उसका नतीजा आपके सामने है। CDA की कारकर्दगी भी आपके सामने है, और दूसरे इस तरह के इदारों की कारकर्दगी भी आपके सामने है। तो ये तमाम बातें जो बुखारी साहब ने कही, ये बड़ी वैलिड हैं, और ये जानी चाहिए रिपोर्ट हमारे सियासी, चूंकि इलेक्शन का है, और जो भी बस इक़्तिदार पार्टी आए और वो फिर वो इनकलाबी साहब की बात कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, कि वो इसी चीज को मद्देनजर रख कर कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो फिर उसको ताकत मुहैया करनी चाहिए। वो इन्हीं पॉइंट्स के हवाले से मुहैया हो सकती है। मैं एक बार फिर इनकी इस पॉइंट्स को सराहता हूँ। और चूंकि हमारे दूसरे बुजुर्ग डॉक्टर साहब और शुलाल साहब भी बैठे हुए हैं, तो उनकी बातें सुनने भी हैं। तो शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी, शुक्रिया डॉक्टर जकाउल्लाह गंडापुर साहब। आपने हकीकतन डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी साहब के थॉट प्रोवोकिंग ख्यालात को मजीद अपनी कीमती निकात से सरफराज किया, नवाजा। मैं यहाँ पे बाबर साहब मुझे नजर आ रहे हैं, एक हैं साहब। अगर ये चाहें तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये अपना माइक भी खोलें और कैमरा भी, कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारा फोरम हाजिर है। बाबर साहब ये मौजूद तो हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो अगर नहीं तो मैं आज के हमारे इस निहायत अहम प्रोग्राम के वजारती फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली बहुत बड़ी नामवर शख्सियत, सराकी वसीयत का जो ना ताज हैं, मैं समझता हूँ डॉक्टर अशुलाल साहब। मैं डॉक्टर अशुलाल साहब, सबसे पहले तो मैं इनकी मुसलसल मौजूदगी, तशरीफ आवरी और तबीयत नासाज होने के बावजूद यहाँ पे इनके मौजूदगी और तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपनी तरफ से, फोरम की तरफ से, तमाम दोस्तों की तरफ से। और मैं अब गुजारिश करता हूँ कि माइक आपके हवाले है। आप आज के प्रोग्राम पर जो है ना शेर हासिल को समेटें अपने कीमती ख्याल। जी डॉक्टर अशुलाल। थैंक यू अफजाल सही और गंडापुर सही, आपकी मेहरबानी। और ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ
नासिर हुसैन बुखारी साईं का, कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जो बहुत सारे नुकात उठाए हैं, तो वो बहुत अहम है, उन सबको दोबारा से एड्रेस करना चाहिए। अगर हम, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपना एक लोक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो पेश किया है, तो बहुत सारी बातों के जवाब उसमें नासिर सही मौजूद है कि भी हम, तालीम सबके लिए होना चाहिए, घर सबके लिए होना चाहिए, और सबको ये चीजें, सहूलतें ग्रास रूट लेवल तक जानी चाहिए। और एक बात जो जरूरी है वो है कि हमने अपना जो तालीमी नुकसान किया है तालीम के शोबे में, तो उसको दोबारा प्रायोरिटी में लेके आया है जो लोक चार्टर है पीपल्स पार्टी का, कि भी हम जो 10 वादे उसमें किए गए हैं, तो उसमें एक ये भी है कि वसीला तालीम प्रोग्राम है जो सिंध में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे चुका है, वसीला रोजगार प्रोग्राम है। इस तरह उस चार्टर में हमें खुशहाल किसान और नौजवान यूथ के लिए जो कार्ड्स है उनका प्रॉमिस किया गया है, और तालीम सबके लिए है। और उसमें बहुत एक खूबसूरत बात जो उस चार्टर में है वो ये है कि हम चूंकि बहुत, हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देहात में रहती है, तो हमें जो डेवलपमेंट का मॉडल है कि वो हमको देहात से ही स्टार्ट करना चाहिए, कि स्टार्ट डेवलपमेंट फ्रॉम विलेजेस। तो उससे एक जो माइग्रेशन का बहुत एक सिलसिला चल रहा है, और कस्बाती लेवल तक और बड़े शहरों में सिविक सिविक जो सहूलतें हैं वो मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों का इत्तेहाम है जो सब अरब कोट बनाता जा रहा है शहरों के इर्द गिर्द, और उसमें बिल्कुल ही कोई पॉलिसी नहीं है डेवलपमेंट की। तो तालीम, सियत, ये दो चीजें बहुत अहम। इस सिलसिले में अगर हम सिंध को रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने उस सिहत के शोबे में तो बहुत एक हाइट पे एक डेवलपमेंट की है, और उसको हमने उसके नतायज भी हमारे पास बहुत बेहतर निकले। तो उसमें यूनिवर्सिटी, उस प्रोग्राम में जो तालीम के सिलसिले में कि तालीम सबके लिए है, पीपल्स पार्टी प्रॉमिस करती है कि 20 मिनट 30 मिनट के फासले तक सेकेंडरी स्कूल, अपना प्राइमरी स्कूल जरूर होना चाहिए, और 60 मिनट के फासले पर पीपल्स पार्टी ने ये प्रॉमिस किया है कि हम एक म्यारी किस्म का मिडल और सेकेंडरी एजुकेशन के इदारे देंगे। और ये भी वादा किया है कि बरसेकदार आने के बाद हर जिले में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। तो जब तक हम हंगामी तौर पर तालीम के सिलसिले को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस वक्त तक हम उस ब्रेन रॉबरी से, या जो दिमाग की चोरी हो रही है, उससे हम निजात नहीं पा सकते। और हम जिन मुश्किलात का शिकार है, उन मुश्किलात से निकलने के लिए हमें कल्चर ओरिएंटेड, कल्चर बेस्ड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की या अवेयरनेस की जरूरत है। तो कल्चर बेस्ड अवेयरनेस उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम लोगों को तालीम, सेहत और इन तमाम चीजों के सिलसिले में कुछ सपोर्ट फ्राहम करेंगे। सबके लिए घर का प्रॉमिस है, 30 लाख घरों का प्रॉमिस है, और फिर उसके लिए ये भी अल्टरनेटिव लोक चार्टर ने कहा है कि हम जो 1500 अरब सब्सिडी दी जा रही है सिर्फ चंद प्रिविलेज क्लास को, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और जो 17 फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं जिनको 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल होना चाहिए था, वो मुंतकिल नहीं हुई हैं, तो उनको खत्म किया जाएगा, और उनसे तकरीबन 323-28 अरब रुपए की जो बचत होगी उसको हम इस डेवलपमेंट के उसमें डालेंगे। तो डेवलपमेंट में हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी तालीम और सेहत है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि हम, मतलब हमें करनी चाहिए कि हमें अपने जो नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें कोई कमी लानी चाहिए, उन पे कोई कंट्रोल करना चाहिए, और तालीम और सेहत के बजट को बहुत आगे लेके जाने की जरूरत है। और दूसरी बात जो ये है कि हम, अगर नेशनलाइजेशन कहीं मुमकिन नहीं है, तो हम पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के सिस्टम के तहत, जिसके नतायज हम सिंध में एज ए रोल मॉडल दिख चुके हैं,
उसको प्रमोट करना चाहिए। और वो उसके लिए बहुत सारा हमें स्कोप भी है, और वो भी है कि हम अपने डेवलपमेंट को कहाँ से शुरू करें, कि हमारी डेवलपमेंट एक तो, और चार्टर हमसे ये प्रॉमिस करता है कि ये एग्री बेस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए, इको बेस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त हम एक माहौलियाती जिन माहौल से, माहौलियाती प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो वो माहौलियाती प्रॉब्लम जो है ना, वो आने वाले दिनों में और ज्यादा शदीद हो, तो उनको हमें अपने जहन में रखना चाहिए। हम जितने दरख्त ज्यादा लगाएंगे तो कार्बन ट्रेडिंग में हमें बहुत फायदा होगा। मिसाल के तौर पे सिंध में 2.5 लाख एकड़ प्रतिमर के जंगलात लगाने से सिंध गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपए कार्बन ट्रेडिंग में कमाए। तो ये एक मुफ्त की जो ट्रेडिंग है, और वो भी हमारा अपना फायदा उसमें हो रहा है। दरख्त जवान होंगे, तिमर जवान होंगे, तो उसमें हमें शहद मिलेगा, हमें लकड़ी मिलेगी, हमें साफ आब हवा मिलेगी, और बहुत सारे उसके फवायद हैं। तो हमें कार्बन ट्रेडिंग का प्रॉमिस किया है, लोग चार्टर में किया गया है कि हम इस कार्बन ट्रेडिंग में और ज्यादा कमा भी सकते हैं और इसमें इजाफा करेंगे। तो तालीम के सिलसिले में हमें जरूरी है कि हम तालीम को, स्टूडेंट जो स्कूल गोइंग एज के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए तालीम मुफ्त होगी, ये हमें वादा किया गया है। और ये उन बच्चों के लिए वज़ाइफ हैं, उनके लिए जो जो दूसरे उनकी ट्रेनिंग के जो सिस्टम है या उनके इदारे हैं, उनमें बढ़ोतरी की जाए। और तालीम के सिलसिले को और जितना हम फैलाते जाएंगे, तो हम जितने भी उस्ताद गाने खाक हैं, फैनन फ्रांस के बकौल, तो हम अपनी धरती से दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। मैं एक बात अफजाल सही जो मैं आपको बताऊं, कि हेजेमनी जो है, इट सेल्फ इट इज वायलेंस। तो जब तक हम बहुत सारी इकाइयों, अपना डाइवर्सिटीज को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो एक ही हेजमनी के तहत, तो उससे हमें बहुत खतरात है। तो पाकिस्तान इस वक्त खतरे की जिस सिचुएशन से निकल रहा है, उसमें लोक चार्टर ने उन तमाम नुकात का अहाता किया है जो सही नासिर हुसैन बुखारी से ने अपने बहुत शानदार मजमून में बयान की हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस पीपल्स लोक चार्टर को, इकोनॉमी के पीपल्स लोक चार्टर को घर घर तक पहुंचाएं, और सिविल मोटिवेशन में जो पेरिफेरीज हैं उनको बहुत ज्यादा एड्रेस करें, मौसमाती तब्दीलियों को एड्रेस करें, इको को एड्रेस करें। और हम जो पॉलिटिकल जो दिमाग की चोरी होती है कि भाई वोट को कहाँ से, वोट को हम मतलब चोरी कर लेते हैं, इलेक्शंस को हम चोरी कर लेते हैं, और सियासत एक खास तरह का, एक और तरह का रास्ता बन गया है जो किसी भी तरह से पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अगर उसने इन खतरात से बाहर निकलना है, तो पीपल्स जो पार्टी का जो इकोनॉमी का चार्टर है, उसको हम घर घर तक पहुंचाएं, लोगों से बातचीत करें, और डेवलपमेंट को सही खतूत पे इस्तेमाल करें। ये जो डेवलपमेंट खपत की बुनियाद पे हुई है मुशर्रफ दौर तक, मतलब है, और उसमें जितने भी ममालिक हैं, उसमें से हम सबसे बदतरीन हैं जिन्होंने खपत की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट के मॉडल को अपनाया है। तो हम कहते हैं कि नहीं, खपत की बुनियाद पे आप इस मॉडल को एडवांस ना करें, आप एग्री बेस, इको बेस्ड डेवलपमेंट को तरजीह दें, और उस तरजीह देने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें बहुत सारा हमारे पास स्कोप है। और हम चूंकि एक ज़रीब मुल्क है, और हम मतलब जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वो एक तो हेजमनी का प्रॉब्लम है, और उन अजाफी 17 वजारतों का प्रॉब्लम है जिनको खत्म होना चाहिए, और उनको 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों को मुंतकिल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुए। तो 18वीं तरमीम की रूह को बाकायदा तौर पर बहाल किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो बिलावल सिंह ने तो कहा है कि हम मतलब तालीम के शोबे में, मतलब हर बच्चे तक रसाई हासिल करेंगे, और हर बच्चे को वो सहूलत देंगे, और हर खानदान को ये सहूलत देंगे कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, ताकि हम एक माहौल में एक एटमॉस्फेयर चेंज करें। क्योंकि हम अपने पॉलिटिकल
कल्चरल एटमोसफेयर को इतना तबाह कर चुके हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम इन पर दोबारा फोकस करें। सेहत पे दोबारा फोकस करें, तालीम पे दोबारा फोकस करें, ज़राअत पे दोबारा फोकस करें, और इससे मुतल्लिक जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपने ज़हन में रखें। तो हम बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। और हम समझते हैं कि साउथ पंजाब जो वसेब सूबा पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान को बचाने में मददगार साबित हो सकता है अगर हम इसको फॉलो करें। अगर हम हेजमनी पे ही इनसार करेंगे तो फिर उससे मुल्क को नुकसान हो भी रहा है और आइंदा भी होगा। और जो दिमाग की चोरी का निसाब, जबरदस्ती का निसाब जो है हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, उस जबरदस्ती के फोर्स्ड सिलेबस को खत्म होना चाहिए। एक एक सोशल किस्म का तमाम लोगों के लिए एक ऐसा निसाब होना चाहिए जो लोगों को आगे बढ़ने में, रोशन ख्याली में, विजन में, फार साइटेडनेस के लिए वो बहुत जरूरी है कि हम उस पर फोकस करें। तालीम के लिए हमने जो 10 वादे पीपल्स पार्टी ने किए हैं, अगर उनको गौर से पढ़ें तो उसमें हमें हमारे बहुत सारे बल्कि तमाम मसाइल का हल मौजूद है। तो उसको हम आगे बढ़ाएं। हम जो जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस तरह की डिस्कशंस को इम्पोर्टेंस दें, एक दूसरे की बात को सुनने और मुकालमे की जो सलाहियत है उसको आगे बढ़ाएं। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हम पाकिस्तान को उन खतरात से बाहर निकाल सकते हैं जिसकी वजह से हम तनाई का शिकार हुए हैं। और बिलावल भुट्टो साई ने बहुत एक सरीउल हरकत दौरे जो किए हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को इस तनाई से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की है, और हम उससे बाहर आए भी हैं। जिस तनाई का हम शिकार हो गए थे कि हमारा कोई फोन नहीं उठाता, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता, हमसे कोई बोलना नहीं चाहता, तो इन तमाम चीजों को, इन खतरात से बाहर निकालने में बिलावल भुट्टो सरदारी सिंह का बहैसियत वजीर खारजा जो काम है, जो हमने देखा है, तो वो पोटेंशियल बहुत जरूरी है कि वो हमारी स्टेट के तमाम शोबों में सिर्फ बातचीत तक या इनकलाबी लफाजी जो है उस तक नहीं रहना चाहिए। हमें यकीनी तौर पर एक ऐसे इनकलाब की जरूरत है, एक जमहूरी इनकलाब की जरूरत है, और सही मानों में जो जमहूरी इनकलाब की जरूरत है, जिससे हम अपने तालीम के शोबे, अपनी सेहत के शोबे, अपनी ज़राअत के शोबे, हत्ता कि एक एक चीज पर हम फोकस कर सकते हैं। जरूरी है कि हम उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाएं, गैर जरूरती वजारतों को खत्म किया जाए, नॉन कम्बैट एक्सपेंडिचर जो है उनको खत्म किया जाए, और जहां बजट की ज्यादा जरूरत है वहां बजट को दिया जाए। तो हमें कोई ख्याली दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है जिस पर हम बजट वेस्ट करें, या हम तमाम अपने रिसोर्सेज का जो हम जियान कर रहे हैं, रिसोर्सेज का जो हम नुकसान कर रहे हैं, तो उस नुकसान को खत्म किया जाए, और फिर पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया के साथ एक नए रिश्ते से, जैसे लॉर्ड बुद्ध कहते हैं कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर, तो हम जहां हैं वहीं से शुरू करें। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों से अपने राब्ते में, जो सियासी राब्ते हैं उनमें सिविल मोटिवेशन जो है, पेरिफ्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, विलेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और वो कस्बात जो कम खुशहाल है या मुसीबत का शिकार है उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए, और वो इस चार्टर में शामिल है। तो हम तमाम तमाम चीजों को जहन में रखेंगे तो हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं कि हम जो है ना, ये 328 अरब जो गैर जरूरी वजारतें हैं उनसे हासिल कर सकते हैं। 1500 अरब की सब्सिडी, 1500 अरब की सब्सिडी जो हम एक चंद एक प्रिविलेज क्लास को देते हैं, उसको अवाम पर खर्च किया कर सकते हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज में इजाफा कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि जो जो कॉलोनियल एजुकेशन का पुराना एक सिस्टम है कि बस आपने डिग्री हासिल करनी है और विजडम हासिल नहीं करना, तो विजडम हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स में मौजूद है, हमारे अपने ही पास्ट में, हमारी अपने ही उसमें मौजूद है। सिंधा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें ये तमाम चीजें, अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। लेकिन एक बदकिस्मती ये है कि फॉर्चुनेटली ये तमाम चीजें हमारी प्रायोरिटीज में नहीं। तो पहली दफा, और बल्कि हमेशा से, भुट्टो साहब के दौर में ग्रोथ रेट 12 था,
तो अब हम 2% ग्रोथ रेट पे आप पहुंच चुके हैं, और हम डेली कर्जा लेते हैं और उस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली का बहरान आपके सामने है, तो हम वादा करते हैं कि 300 यूनिट तक, जो हमारे 10 प्लेजेस हैं, कि 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे थ्रू सोलर, जो स्टेशन बनाएंगे, और उनके जरिए मतलब हम उनको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि अमली तौर पे उसका प्रोग्राम भी साथ है कि हम पैसा कहाँ से ले आएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए प्रायोरिटीज भी डिक्लेयर की गई हैं। जैसे नासिर सिंह कह रहे थे कि जो जोन बंदी है कि काटन के एरिया में आप क्यों मतलब किसी और चीज का वो करते हैं, ये काटन को आपने, काटन हमारा व्हाइट गोल्ड है, तो उसके लिए कोई जोन बंदी होना चाहिए कि जहाँ काटन होती है वहां काटन होनी चाहिए, जहाँ गन्ना हो सकता है वहां गन्ना होना चाहिए। तो जहां जहां, तो हम ये जो जरी हमारे जो सेंटर्स हैं, इलाके हैं, जोन है, और खासकर जो लाइफ स्टॉक जोन है, उसके लिए इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे रोही में, थल में और दमान में लाइफ स्टॉक का बहुत स्कोप है, बल्कि ये थे भी लाइफ स्टॉक जोन, तो इनको जबरदस्ती हमने एग्रीकल्चर जोन में बदला है। तो उस जबरदस्ती की बजाय हम एक कॉन्शियस बेस एग्री रिविजिट करें, एग्री अपने उसको इरिगेशन के सिस्टम को रिविजिट करें कि हम इस वक्त पानी के बहरान हमारे सर पे है, आबादी का बहरान हमारे सर पे है, बाकी तालीम, एक दोस्त ने अभी कहा है कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने इतना, अनपढ़ लोगों ने इतना खराब नहीं किया जितना डिग्री याफ्ता लोगों ने और उसकी एस्टेब्लिशमेंट ने हमें खराब किया। तो हमें चाहिए कि हम कल्चर बेस जो ओरिएंटेशन है हमारी, जिसमें हमें बहुत उसका उसकी जगह हम फौरी मफाद की स्ट्रेटेजी पे कारबंद है। हम दूर अंदेशी से काम नहीं लेते कि हमें फौरी मफाद को ज़हन में रखना नहीं चाहिए। हमें खपत का जो मॉडल है वो बेकार हो चुका है, वो फेल हो चुका है, उसको खत्म करना चाहिए। पूरी दुनिया से हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, सबके साथ। तो हम ये जो वॉरियर नैरेटिव है, इससे बाहर आने की जरूरत है। हमारा बयाना प्रो पीपल ही होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर प्रो पीपल बयाना नहीं है और वार का ही कोई नैरेटिव है, तो उसको अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे हमारा नुकसान होगा। तो उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम अपने तरबियत के और तमाम बातों को दोबारा करें। मिसाल के तौर पे मैं, जो बात की गई है कि रेवेन्यू कलेक्शन होती है ना, एफबीआर के थ्रू जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है, और उसके लिए तो रेवेन्यू बोर्ड्स भी बने हुए हैं। सिंध में रेवेन्यू बोर्ड्स की वजह से इस वक्त सिंध रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे आगे, रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे आगे है। और 18वीं तरमीम में तो ये वादा किया गया है कि यार एफबीआर, जो चीजें एफबीआर जिन चीजों पे वो टैक्स वसूल कर रहा है, उन चीजों को उन बोर्ड्स के पास होना चाहिए। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो मॉडल बहुत सरी उल हरकत डेवलपमेंट की है कि वो वसीला हक प्रोग्राम है, वो वसीला तालीम प्रोग्राम है, वो वसीला सेहत प्रोग्राम है, या वो तमाम जितने भी प्रोग्राम हैं, तो उन प्रोग्रामों को जो ऑलरेडी सिंध में चल रहे हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। पूरे मुल्क के लिए इस तरह की पॉलिसी जरूरी है। 18वीं तरमीम मुकम्मल जब तक अमल दरामद नहीं होगा और हम आइन के 25 आर्टिकल को लागू नहीं करेंगे, तो हम तालीम के शोबे में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आइन हमसे ये प्रॉमिस करता है कि तालीम सबके लिए, घर सबके लिए, तो हम चूंकि आइन से दूर जा रहे हैं, दूर हो चुके हैं, तो पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि हम अपने अपने आइनी दायरों में रहकर सेहत की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। थैंक यू सर, मेहरबानी। अफजाल भाई, मैं एक छोटी सी डॉक्टर साहब के खुतबे के बाद, तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन मैं एक वजाहत कर दूं। जी आपने फरमाया कि मैंने ना अपने मजमून में ताकत के सरचश्मा अवाम का जिक्र नहीं किया। अफजाल भाई के सवाल का जवाब है जी। तो वहां पे अगर आप गौर करें तो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल 2 दफा रिपीट किया है कि जो जंग है डिफेक्टो और डिजियोर की। मैंने टर्म यूज की थी डॉक्टर अशुलाल भाई। मैंने कहा डिफेक्टो और डिजियोर की जंग खत्म होनी चाहिए। तो डिफेक्टो कौन है?
और जी डीजीओर है ताकत का सरचश्मा। जब हमारा वजीर आजम लाया जाता है तो 4 साल बाद 3 साल बाद, वो चाहे किसी पार्टी का होता है, जो अवाम के जोर से आता है ना, तो फिर डिफेक्टो उसको क्यों उठा के बाहर फेंकते हैं?